अरे पढ़ ले बबुआ भई गेलो टाइम वैकेंसी के आए रे। अरे पढ़ ले बबुआ भई गेलो टाइम वैकेंसी के आए रे। अरे भाई जी तो नौकरी रे बाबू कमे उमरिया में। अरे भाई जी तो नौकरी रे बाबू कमे उमरिया में। ऐसन कॉन्सेप्ट तो के बतैबो सीधे दिमाग में घुस तो जैसन तो पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करी है रे जे हमें बतैबो तो पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करी है जे हमें बतैबो तो कर ले है पूरा सिलेबस बबुआ जागी राती और दीने में। अरे भाई जी तो नौकरी रे बाबू कमे उमरिया में। सोवियत संघ और दूसरा क्या था, अमेरिका। तो अमेरिका और ये जो सोवियत संघ है, ये दो ध्रुव बन गए थे उस समय। दोनों महाशक्तिशाली देश थे, दोनों अपना दुकान खोल लिया है, इधर ग्राहक को बुला रहा, उधर ग्राहक को बुला रहा। सबसे पहले कब्जा हुआ यूरोप महाद्वीप में। क्या किया था, यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ, दुकान खोल लिया, ये बेटा इधर हथियार बेच रहा है, वो इधर हथियार बेच रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंपटीशन दोनों के बीच छिड़ गया है। तो उस कंपटीशन के दौर में कुछ देश ऐसे थे जो बोल रहे थे ना तो हमको अमेरिका के पास जाना है और ना ही हमें सोवियत संघ के पास जाना है, तो हमें कहाँ जाना है, तो चलो बेटा हम लोग खुद ही एक दुकान खोल लेते हैं। वो लोग क्या किया, एक अपना गुट बनाया। उस गुट का उद्देश्य क्या था, विश्व शांति को बनाए रखना। विश्व शांति को बनाए रखने के लिए वो लोग एक अलग गुट बनाया। उसी गुट को हम लोग कहते हैं गुट निरपेक्ष। उस गुट का क्या उद्देश्य था, विश्व को शांति बनाए रखना, निरपेक्ष मतलब किसी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोर्डवा पे, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। पूछा जा रहा है अमेरिका आजाद कब हुआ था। सोचिए, भारत आजाद हुआ था 1947 को। क्या लिखा, 1900। अरे ये देखिए बेटा, यहाँ पे 1700 1700 1700 1800 दिया है। कितना पहले आजाद हुआ था ये, सोचिए अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1776। 1776 को आजादी मिला था, लेकिन पूर्ण रूप से ये जो घोषणा पत्र है उसमें साइन कब हुआ था, 1783 में। और कहाँ पे हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जाने से पहले कुछ विशेष जानकारी इसमें देख लेते हैं भाई। वो डेटवा कब था, तो डेट आपको बता देते हैं। वो डेट था 4 जुलाई। 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, अमेरिका आजाद हुआ था। अमेरिका अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, विश्व इतिहास में 4 जुलाई आ गया ना डेटवा, 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है। इसका क्या कारण अभी आपको हम बताएं। इसका कारण क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। बेटा अमेरिका का बात हो रहा है, प्लासी कहां से वहां पे आ जाएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी, ये कमेंट करके आप बताइए। और वो कहाँ का निवासी था, चलिए निवासी बता देते हैं, वो पुर्तगाल का था। आप बताइए कब आया था। अंग्रेज बादशाह चार्ल्स द्वितीय को फांसी दी गई, बेटा ये भी नहीं हुआ था। अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया, क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है, चलिए, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पंचशील पूछा जा रहा है। ये पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था, पहले ये आपको हम बता देते हैं। पंचशील समझौता जो है वो आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, चीन और भारत के बीच हुआ था। तो इसमें क्या नहीं था, गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमित्व का परस्पर सम्मान, तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो क्या नहीं है, तो इसमें से गुट निरपेक्षता नहीं है, क्योंकि ये गुट निरपेक्षता का जो निर्माण है अगर देखा जाए शीत युद्ध के समय हुआ था। कौन समय हुआ था, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। ये शीत युद्ध कब से कब तक माना जाता है, 1945 से 1991 तक। तो इसमें क्या हुआ था कि पूरा विश्व जो है वो दो गुटों में विभक्त था, एक सोवियत संघ और दूसरा क्या था, अमेरिका। तो अमेरिका और ये जो सोवियत संघ है ये दो ध्रुव बन गए थे उस समय। दोनों महाशक्तिशाली देश थे, दोनों अपना दुकान खोल लिया है, इधर ग्राहक को बुला रहा, उधर ग्राहक को बुला रहा। सबसे पहले कब्जा हुआ यूरोप महाद्वीप में। क्या किया था, यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ, दुकान खोल लिया, ये बेटा इधर हथियार बेच रहा, वो इधर हथियार बेच रहा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंपटीशन दोनों के बीच छिड़ गया है। तो उस कंपटीशन के दौर में कुछ देश ऐसे थे जो बोल रहे थे ना तो हमको अमेरिका के पास जाना है
और ना ही हमें सोवियत संघ के पास जाना है। तो हमें कहाँ जाना है? तो चलो बेटा हम लोग खुद ही एक दुकान खोल लेते हैं। वो लोग क्या किया, एक अपना गुट बनाया। उस गुट का उद्देश्य क्या था? विश्व शांति को बनाए रखना। विश्व शांति को बनाए रखने के लिए वो लोग एक अलग गुट बनाया। उसी गुट को हम लोग कहते हैं गुट निरपेक्ष। उस गुट का क्या उद्देश्य था? विश्व को शांति बनाए रखना। निरपेक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं होना, उसी को गुट निरपेक्षता कहते हैं। उसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया जिसमें चाइना नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, गुट निरपेक्षता। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं इससे जुड़ी। विशेष जानकारी क्या है? ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बताएंगे तो क्वेश्चन एक, बताएंगे तो क्वेश्चन एक, लेकिन जानकारियां देंगे उससे अनेक। तो चलिए देखते हैं। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा 29 अप्रैल 1954 में घोषित किया गया था। पंचशील सिद्धांत में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, देखिए पंचशील जो समझौता हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था चाइना और इंडिया के बीच, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था? सबसे पहला पॉइंट था सह-अस्तित्व, शांति बनाए रखना, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमित्व का परस्पर सम्मान करना। लेकिन चाइना वाला करता है क्या ऐसा? देखबे किए हैं। चलिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप शामिल था। तो गुट निरपेक्षता का पंचशील सिद्धांत में कोई मतलब समझौता नहीं हुआ था, उसमें कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? अब देखें, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, तो कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुआ है यह हमसे पूछा जा रहा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। रूसी क्रांति पहले हुआ क्या? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्या? फ्रांसीसी हुआ क्या? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्या? तो इसमें से अगर देखा जाए तो 1917 में यह हुआ था रूसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति 1776 को यह आजाद हुआ था भाई। और फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात करें तो ये था 1779 को। और भारत का अगर देखा जाए तो ये 1857 को पहली क्रांति भारत की। तो कौन सबसे पहले, आप ही बताइए। तब बोलेगा सर इसमें 1776 सबसे पहले, यानी ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले घटित हुई थी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो अभी बताएं आपको फ्रांसीसी क्रांति। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ये हो जाएगा 1789। और अगर कोई पूछे डेटवा तो डेटवा हो जाएगा 14 जुलाई। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? फ्रांस में क्रांति हुआ था। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। जानकारी क्या है? ध्यान से देखिए। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। नेपोलियन ने स्वयं को सही अर्थों में क्रांति का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया। बेटा हुचकाने वाला नेता जो क्रांति, देखो कहीं भी कोई क्रांति वगैरह होता है, आंदोलन वगैरह होता है, तो लोग ऐसे नहीं चले जाते हैं। वहां पे को हुचकाने वाला नेता होता है। हुचकाने बोले तो उसको एकत्रित करने वाला नेता, जिसका बात पे दम होता है, जैसे मोदिया का, ठीक है, बहुत ज्यादा दम है। बागेश्वर बाबा जहां पे जाते हैं हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ को जमा कर देते हैं। उसी तरह का यहाँ पे जो है ना, ये नेपोलियन क्या था, वहां पे भीड़, जहां पे भाषण देता था बेटा वहीं पे भीड़ जमा हो जाता था। तो अपने आप को वहां का क्या कर लिया? बाद में सम्राट घोषित कर लिया। सम्राट बोले तो पहले सेनापति था नेपोलियन, और बाद में वहां का क्या बन गया? राजा बन गया। और राजा बनने के बाद पूरे फ्रांस को उसने क्या किया? 4 चांद लगा दिया। तो 1789 के दिन हुआ क्या था? देखिए सुबह सुबह का टाइम था, 14 जुलाई का दिन था, 1789 का समय था। तो उस समय सुबह सुबह फ्रांस के पेरिस शहर में लगभग 7000 लोग आ गए, एकत्रित हो गए, और एक जन सेना का गठन किया गया। और जन सेना अगर सेना बन जाए 7000 का, सीधे धावा बोल दिया। कहां पे? बास्तिल का किले में सीधे बांस कर दिया। और जैसे बांस किया बास्तिल के किले में, बास्तिल का किला पूरे एकदम डहा दिया। तो वहां से बंदूक ले लिया, बारूद ले लिया, अब सेना बना लिया। बेटा उन लोगों के पास बंदूकें नहीं है, बिना बंदूक का सेना काम करेगा? बंदूक ले लिया। वहां पे जो निर्दोष कैदियां वहां पे कैद थे, उसको रिहा करवा दिया। और उसके बाद से ये क्रांति शुरू हुई। और बाद में वहां का नतीजा क्या हुआ? ये जो नेपोलियन है वहां का सम्राट बन गया। उसने एक संहिता बनाई, संहिता बोले तो संविधान भी बनाया। 1804 वो संहिता था, नेपोलियन की संहिता के नाम से
जाना जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, फ्रांस में 4 चांद लग गया। किसके कारण? नेपोलियन के कारण। तो चलिए देख लेते हैं। उसके शासन में स्वतंत्रता को स्थान नहीं था, लेकिन जब वो शासन था तो आजादी को जगह नहीं दिया था, लेकिन जगह दिया था। किसको जगह दिया था? सबसे पहले अगर हम बात करें तो समानता को दिया था, कि ऊंच नीच अमीर गरीब जो भी था उस चीज को इसने मिटा दिया था। भले आजादी नहीं दिया, लेकिन वहां पे जो चल रहे, जो बेटा वो अमीर, कोई अमीर है कोई गरीब है, जो फासला है उसको ये दूर कर दिया था। जाति भेदभाव सबको दूर कर दिया था, समानता। दूसरा हो गया बंधुत्व का, उसने पूर्णतया पालन किया। बंधुत्व मतलब सब यारी दोस्ती है, एक साथ मिलजुल के रहने का एकदम, और इसीलिए इसको सब कोई पसंद किया करते थे। यह क्रांति सम्राट लुई 16वें के राज्यकाल में हुई थी, जो कि कौन सा वंश का था पूछा जाता है। लुई 16वां कौन सा वंश का शासक था? तो भाई बूर्बो वंश का। कौन सा वंश का? बूर्बो माने बुड़बक वंश। चलिए देख लेते हैं, ऐसा नहीं है, मजाक किया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया? अभी आपको हम बता दिए, फ्रांसीसी क्रांति में किसका चेहरा चमका? तो भाई चेहरा चमका नेपोलियन बोनापार्ट। पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो भी क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एकदम VBI क्वेश्चन को छाट के लाए हैं, और लगभग ये क्वेश्चंस हर बार पूछे ही जाते हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक प्रसिद्ध नेता बन गया, ये तो बता ही दिया। वस्तुतः नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रांति पुत्र के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। अगर पूछा जाए ये नेपोलियन कहाँ का निवासी था, तो कहाँ पे जन्मा था? ये जन्मा था बाबू फ्रांस में। कहाँ जन्मा था? फ्रांस में। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। इसके समय फ्रांस ने बहुत प्रगति की, मान विकास कर लिया, कहीं 4 चांद लगा दिया। इसका 4 चांद का लगना मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा विकास करना होता है। चलिए आगे बताते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट महाद्वीपीय व्यवस्था व कानून संहिता की रचना के कारण विशेष रूप से चर्चित थे। महाद्वीपीय व्यवस्था एक अच्छा ऐसा व्यवस्था बनाया था जहां पे सब समान है। लेकिन दूसरा पार्टी को तो खराब लगबे करेगा ना, क्या कि राजा का शासन चल रहा है, सबको बराबर कर दिया। बेटा आप बताओ, जो जमीन में बैठता हो कुर्सिया में बैठेगा तो खराब तो लगबे करेगा बाकी राजाओं को। सब मिल करेगो क्या किया? योजना तैयार की, एक संयंत्र बनाया। उस षड्यंत्र में किसका शिकार हो गया? नेपोलियन का हो गया। बेचारा गर्मी का दिन था, जैसे अभी गर्मी का दिन है, वाटर की कमी से लू लग गया, यानी वाटर लू की लड़ाई में इसकी हार हो गई। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वाटरलू आ गया ना। वाटरलू की लड़ाई में किसका हार हुआ था भाई? किसका हार? अभी बताएं आपको, नेपोलियन बोनापार्ट का। और ये कहां पे है पूछा जा रहा है, तो ये कहां पे है बाबू? ये है बेल्जियम में। कहां पे है? बेल्जियम में। चलिए फटाफट इसकी राजधानी आप जल्दी से बताइए, कमेंट कर दीजिए। और ये भी बताइए कौन कौन जिले से आप वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। विश्व के इतिहास में वो पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? देखिए सबसे पहली सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी? सभ्यता का बात हो रहा है, 100-200 साल पहले का बात नहीं हो रहा है। सभ्यता जैसे मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो कहां पे हुआ था सबसे पहले? सोचिए तो कहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है ये बताइए। अभी तो भारत हुआ में है, भारत में है हमारा प्यारा भारत, लेकिन इससे पहले कहां था जनसंख्या ज्यादा? चीन में। एगो सीट के लिए वैकेंसी निकाल, मैंने एक सीट चाहिए और अप्लाई करने के लिए हजारों आता था। किसको छाटोगे? तो वहां पे क्या छाटने के लिए वहां पे एग्जाम बना दिया। सबसे पहला एग्जाम कहां पे हुआ था? चाइना में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चीनी सभ्यता में। सोचिए कितना आगे था चाइनीज लोग, इसलिए अभी भी आगे है ना। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। तो ये तो बताइए दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? 100 साल है बेटा यहाँ 1-2 दिन का युद्ध का बात नहीं हो रहा, 100 साल तक। अगर विश्व युद्ध अगर देखिएगा तो विश्व युद्ध क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध 1914 से 1914 से 18 तक। दूसरा हो गया 1939 से 45 तक। ये बेटा 6 साल चला। और ये पहला वाला जो युद्ध है वो 4 साल चला। और यहाँ पे बात कर रहा है बेटा 100 साल, बोले तो पूरा 100 साल का युद्ध बोला जाता है।
किसके बीच चला? क्या फ्रांस और जर्मनी के बीच चला? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच चला क्या? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चला क्या? इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के बीच चला क्या? इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चला था 100 सालों का, ये सोचिए। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि बताएंगे तो क्वेश्चन एक, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां देंगे हम अनेक। चलिए, इंग्लैंड व फ्रांस जानबे करते हैं, दोनों की राजधानियां बताइए जल्दी कमेंट में। 100 साल का युद्ध 1337 में प्रारंभ हुआ था और 1346 ईस्वी में क्रेसी के युद्ध में फ्रेंच और स्कॉट पर अंग्रेजों ने विजय स्थापित कर ली। ठीक है, मन अंग्रेज जीत रहे थे। 1415 ईस्वी के अग्निकोट के युद्ध में इंग्लैंड के हेनरी पंचम ने फ्रांस पर निर्णायक विजय प्राप्त कर ली। निर्णायक विजय माने वो जो युद्ध चल रहा था उसका लास्ट जो विजेता है कौन हुआ? इंग्लैंड हुआ। पुनः अनेक युद्धों के बाद अंततः 1453 ईस्वी में 100 वर्ष का युद्ध समाप्त हो गया। इतना युद्ध होने के बाद लास्ट में कब? 1453। ऐसे जोड़िएगा तो 100 से भी पार हो जा रहा है। तो इसी को बोला जाता है कितना, अगर देखा जाए ये कुल किस्तों में ईएमआई में हो रहा था युद्ध। क्या आज हम 2 दिन युद्ध कर लेंगे, कल नहीं जाएंगे? 2 दिन का युद्ध हो गया, अब बेटा 1 सप्ताह बाद जाएंगे लड़ने के लिए। मजे में ये लोग युद्ध कर रहा था, लगातार नहीं, परिणाम का कोई मतलब ये लोग को टेंशन नहीं था। 2 दिन आज करेंगे, 1 सप्ताह बाद 2 दिन करेंगे, ऐसे कर करके जो है कुल कितना किस्त हो गया? 116 वर्ष तक लड़ा गया। 116 वर्ष तक सोचिए, पूरा पुरखा साला 4 को जो है क्या बोलते हैं पीढ़ी पार हो गया इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन इटली के पुनः जागरण का कवि था? पुनः जागरण मतलब फिर से जागरण कर रहा था। पुनः जागरण का मतलब क्या होता है? युवाओं को जगाना। ठीक है, वहां के समाज को जगाने का कार्य किसने किया था? होमर ने किया था क्या? रोसेट्टी ने किया था क्या? दाते ने किया था क्या? कि वर्जिल ने किया था? देखिए, इटली खाइएगा तो दातुआ में जरूर फंस जाएगा। कहां पे फंसेगा? दातुआ में। तो दातुआ से क्या हो जाएगा? दाते। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? दाते। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। इटली के पुनः जागरण में इटली के फ्लोरेंस नगर निवासी कवि दाते 1265 से 1321 तक का महत्वपूर्ण योगदान था। डिवाइन कॉमेडी के प्रसिद्ध कृति भी इनकी थी। अगर पूछा जाए डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे तो आपको जवाब देना है कौन? इटली के दाते। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति, रूसी जो क्रांति हुई थी 1917 में, उसके जनक कौन थे? निकिता खुश्चोव, स्टालिन, वी.आर. लेनिन, ए.आई. ब्रेजनेव। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वी.आई. लेनिन। चलिए अब देख लेते हैं। अब बोलेगा सर ये निकिता खुश्चोव कौन था? ये निकिता जो खुश्चोव है ये आपका जब शीत युद्ध हुआ था उस समय के ये नेता थे। कहाँ के? सोवियत संघ के। और इसे शीत युद्ध में 3 गो नेता था, जॉन एफ कैनेडी, निकिता खुश्चोव और एगो नेता था, उसका नाम आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए जो जो कोल्ड वार पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो हम तो कमेंट में करिए देंगे पिन। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। 1917 में रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन, व्लादिमीर इलिच लेनिन वर्ष 1917 से 1924 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष रहे। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, पता ही है। 1945 से शीत युद्ध चला 1991 तक। 1991 में भाई विघटित हो गया। चरम बिंदु किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। लेकिन एक्चुअल क्या है? दीवार। और कहां की दीवार? बर्लिन की दीवार का गिराया जाना। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड में न्यू कैसल, न्यू कैसल, कैसल का मतलब क्या होता है? महल होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग घर को एक तरह से हम लोग कैसल यहाँ पे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, इंग्लैंड की महारानी का निवास स्थान को कैसल बोलते हैं क्या? न्यू कैसल। इंग्लैंड के महाराजा का निवास स्थान कहते हैं क्या? क्या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहते हैं? आप बोलिएगा सर जल्दी से बताइए ना, काहे इतना टाइम पास करते हैं? तो सीधे बताते हैं बाबू, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बोलेगा सर तो फिर काहे इतना बताएं? चलिए अब आपको बताते हैं। क्या बताएंगे? इसका पूरी जानकारी। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं? चलिए, इंग्लैंड में न्यू कैसल संसदीय व्यवस्था के विकास से संबंधित। न्यू कैसल किसको बोला जाता है? संसद में जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको। इंग्लैंड के महारानी का निवास स्थान को बकिंघम
प्लेसेस के नाम से जाना जाता है। और इंग्लैंड के महाराजा का, ये प्रधानमंत्री का जो निवास है उसको डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्यूरोर उपाधि किसे दी गई थी? फ्यूरोर के नाम से किसे जाना जाता है? वही, चलिए सीधे आंसर बताते हैं, हिटलर वाह को। अब हिटलर कौन था? अब ये भी पूछिएगा। चलिए कहानी आपको सुना देते हैं। हिटलर ये बेटा द्वितीय विश्व युद्ध को हुचकाने वाला ही था। द्वितीय विश्व युद्ध इसी की वजह से हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। फ्यूरर यानी एडोल्फ हिटलर, इसका मतलब क्या होता है? फ्यूरर का मतलब क्या होता है? अधिनायक। अब अधिनायक का मतलब क्या होता है? आप नेट में सर्च मारिए। चलिए देख लेते हैं। जर्मनी की उपाधि है। इसका जन्म 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। और नेता कहाँ का बन गया? जर्मनी का। वर्ष 1921 में उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई, एगो पार्टी भी बना दिया अपना, का गठन किया। हिटलर की लिखी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मैं कैंप यानी मेरा संघर्ष, उसने कितना संघर्ष किया बेचारा। पहले एगो क्या था? एगो फौजी था, फौजी से नेता बन गया, और फिर नेता से सीधा वहां का सम्राट बन गया। और सम्राट बनने के बाद बेटा पूरा विश्व को हिला के रख दिया था, इतना पावर था इसके पास। कालांतर में नाजियों की बाइबल के रूप में भी प्रसिद्ध है। और कालांतर में उसको किस नाम से जाना जाता था? नाजियों की बाइबल। जो उसको मानते थे, उसकी व्यवस्था को, उसको नाजी कहा जाता। नाजी पार्टी का नाम भी इन्होंने ही रखा था। ठीक है, उसको नाजी कहा जाता है। जो उस पार्टी के विचारधारा को मानते हैं उसको नाजी कहा जाता है। और इतना अत्याचार किया था ना, यहूदियों से पूरा नफरत करते थे, यहूदियों को मारे थे इतना ना, लाखों को गैस चैम्बर में घुसा घुसा के जहरीली गैस डाल डाल के मोरा दिए थे। इतना खतरनाक था। थोड़ा सा भी बेटा दया भाव इसका नहीं था। नामे है हिटलर। अभी भी देखिएगा झगड़ा में बोल देता है। अगर आप अपना बात में अडिग रहिएगा तो बहुत बड़ा हिटलर बन गए हैं, हिटलर हो गई है। और खासकर मोदिया को कहता है कि बहुत बड़ा हिटलर बन गया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? पूछा जा रहा है। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपको हम बताए थे लेडी विद द लैम्प के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए किस युद्ध के कारण? प्रथम विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, क्रीमियन युद्ध के कारण, या लाइपजिग युद्ध के कारण? तो इसका जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा क्रीमियन युद्ध के कारण। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। विशेष जानकारियां क्या है? चलिए, इटली निवासी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमियन युद्ध 1854 ईस्वी में नर्स का कार्य किया। किसका कार्य किया था? पूछा भी जा सकता है। किसका कार्य किया? तो नर्स का कार्य किया। और इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? क्या बोलते हैं भाई इन दोनों को जब मार दिया? क्रीमियन युद्ध बोलते हैं, अभी आपको बताया क्रीमियन युद्ध, बाल्कन युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या बोवर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है मेरे प्यारे मित्रों प्रथम विश्व युद्ध। और इसी युद्ध से ही, मतलब ये लोगों को जब हत्या कर दिया गया तभी से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। कब का बात है? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज, कहाँ का युवराज? ऑस्ट्रिया का, फ्रांसिस फर्डिनेंड एवं उसकी पत्नी सोफी की सर्बिया के सेराजीवो नगर में हत्या के पश्चात प्रारंभ युद्ध अंततः किस युद्ध में चेंज हो गया? प्रथम विश्व युद्ध में। बेटा वो युद्ध हुआ था, उस चक्कर में दोनों साइड से ये उसको सपोर्ट कर करके वो युद्ध इतना बड़ा हो गया कि किसका रूप ले लिया? प्रथम विश्व युद्ध, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और कब से कब तक चला? पूरा बेटा 4 साल तक। 4 साल तक ये चला है। 11 नवंबर 1918 को औपचारिक रूप में इसका क्या हुआ? समापन हुआ। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? तभी आपको हम बताएं कौन था भाई? यहूदी, आर्य, एशियाई, अफ्रीकी, रूसी। तो यहूदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये पुनर्जागरण? फिर से ये जागरण पूरा विश्व में हो रहा था, पूरा देश में हो रहा था। तो कहाँ पे सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था ये इटली में। ठीक है, जहाँ पे इटली ज्यादा बेचाएगा, इडली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। पुनर्जागरण आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। अगर ये भी पूछा जाए कि इटली का कौन सा शहर, तो फ्लोरेंस शहर। ठीक है, यूरोपीय इतिहास की विवेचना के संदर्भ में पुनर्जागरण काल मोटे तौर पर 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, मुख्यतः 1350 से 1550 ईस्वी के बीच को ही माना जाता है। चलिए कुछ विशेष और क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर, ठीक है, एक द्वीप है। और किसने किया था भाई? जापान ने किया था, जापान। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं, क्या जानकारी है। देखिए 7 दिसंबर 1941 को जापान ने युद्ध की घोषणा किए बिना अचानक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप, कौन सा द्वीप का बात किया जा रहा है? हवाई द्वीप समूह में स्थित पर्ल हार्बर पर हवाई जहाजों और पनडुब्बियों से आक्रमण करके उसका बहुत बड़ा भाग को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पर्ल हार्बर, यानी उस युद्ध को हम लोग कह सकते हैं भाई किसने किया? जापान ने किया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। चलिए, वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूर्त स्वरूप दिया? बताए थे ये गुट निरपेक्ष क्या था? ना हमको भाई अमेरिका के साथ जाना है, ना ही सोवियत संघ के साथ जाना है। हमें जाना किसके साथ? हमें अपना खुद का गुट बनाना है, ना किसी से लेना देना, ना किसी से देना। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें जो है ना, ये किसका मेन रोल था? नासिर टिट्टो और नेहरू का। नासिर, टिट्टो और नेहरू, ये अलग अलग 3 नाम है। चलिए इससे कुछ विशेष जानकारी आपको बता देते हैं। कहाँ कहाँ का था? कोई बेटा मिस्र का था, कोई अफगानिस्तान का था और कोई भारत का था। भारत का आपको तो पता ही होगा। चलिए बताते हैं। सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टिट्टो, ठीक है, कहाँ का? यूगोस्लाविया का जोसेफ टिट्टो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे देशों की संख्या इसमें बढ़ती गई, भाग लेने वालों की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बता देते हैं। चलिए, सोवियत प्रधानमंत्री को सीजन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान यानी तत्कालीन सोवियत संघ का भाग की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ था। और 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान तथा भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस समझौते पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? भारत और पाकिस्तान का बेटा ये जो बॉर्डर है ना, ये जो रेखा, इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है ना। किसने किया था? तो ये सर रेड क्लिफ। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित हुआ था। एक सीमा आयोग द्वारा किया गया। इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? पूछा जा रहा है किसका? बांग्लादेश कब बना था? बेटा ये बांग्लादेश पहले किस नाम से जाना जाता था पता है? ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बाद में बेटा यहाँ पे क्रांति हो गई और क्रांति के बाद इसका जो नाम है ये 1971 में बांग्लादेश पड़ गया, पूर्वी पाकिस्तान का नाम। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारियां देख लेते हैं। और किसकी मदद से हुआ था भाई? ये जो स्वतंत्रता था ये भारत की मदद से हुआ था। चलिए, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो कौन थे अभी आपको हम बताएं? याहा खान। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? प्रोटेस्टेंट आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन इसको कहा जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। पूरा नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग। चलिए कुछ जानकारियां आपको बताते हैं। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मार्टिन लूथर किंग को प्राप्त है। मार्टिन लूथर किंग पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। वस्तुतः लूथर का विद्रोह धर्म सुधार की शुरुआत थी। ये जब किया था आंदोलन ना, इसका काम था भाई धर्म को सुधार करना। जो पाखंड वगैरह धर्म में जुड़ा हुआ रहता है ना, ठीक है, इसको मानना पड़ेगा उसको मानना पड़ेगा, तो उसका सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, पुनः जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की शैली का प्रथम विकास हुआ था कब? इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो था आपका इटली में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। तो पुनः जागरण की अवधि में स्थापित कला की नई शैली का जन्म हुआ था जिसमें यूनानी, रोमन, अरबी शैलियों का समन्वय था। बेटा इस जो शैली है इसमें कई जन का था? यूनानी का, रोमन का,
अरबी का, तीनों मिला हुआ था, संगम था ये। इसका प्रारंभ इटली से हुआ था और फ्लोरेंस निवासी ब्रुनलेस्की 1377 से 1466 ईस्वी तक इसे नवीन शैली का नाम भी प्राप्त था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसरों के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? और कौन थे? उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। अब बोलिएगा कैसे? कि देखिए बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो उस समय इंग्लैंड का ज्यादा नुकसान हो रहा था और भारत को कब्जा करके कौन रखा था? इंग्लैंड, यानी ब्रिटिश निवासी। तब वो लोग तो बेटा उधर व्यस्त है द्वितीय विश्व युद्ध में, तू देख रहा है ही मौका मार दो चौका। और उस चक्कर में क्या किया इन्होंने? भारत को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न, बहुत सारे संघर्ष किए, जैसे आपको हम बताते हैं कुछ विशेष जानकारी इससे। चलिए देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस यानी और उनके दल का नाम क्या था? उनका जो पार्टी था फॉरवर्ड ब्लॉक का मत यह था कि इंग्लैंड के लिए यह मुसीबत और भारत के लिए यह अवसर। इंग्लैंड के लिए बेटा मुसीबत और भारत के लिए यह अवसर है। और क्योंकि इंग्लैंड ने सदैव अपने हित की सुरक्षा के लिए भारत का हमेशा क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया है। भारत का क्या किया है? सर्वनाश किया है, भारत का यूज किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था कब? 1939 से 1942 के बीच। तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोले तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे वहां के? तो उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। चलिए, और यही वो चर्चिल है जिन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी, विंस्टन चर्चिल ने। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन था, किंतु वर्ष 1940 में से 1945 तक विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण प्रलय से ब्रिटेन को बचाकर निकालने का श्रेय चर्चिल को ही प्राप्त है। उस द्वितीय विश्व युद्ध से उसको वहां से हटाने का, वहां से उसको निकालने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो विंस्टन चर्चिल को दिया जाता है, विंस्टन चर्चिल को। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स कौन थे? एक जर्मन चिंतक। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां आपको बताते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक तथा समाजवादी चिंतक कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। ये इंग्लैंड में बस गए थे। कहाँ पे बस गए थे? ये इंग्लैंड में थे बेटा, जर्मनी के, और इंग्लैंड में जाके जा बसे। 1848 ईस्वी में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित करवाया और दास कैपिटल इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी। कौन सा? दास कैपिटल के नाम से इन्होंने एक बुक, एक पत्रिका छापी जो सबसे ज्यादा बिकी उस समय, जिसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। और इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये इनका विचारधारा था, इसलिए मार्क्सवाद के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? बोला ये जो प्लेटो है कहाँ के निवासी थे? तो ये थे ग्रीस के निवासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले कुछ जानकारी। महान दार्शनिक प्लेटो यूनान यानी अभी हम ग्रीस के नाम से जिसे जानते हैं कि निवासी थे। इनकी रचनाएं द लॉज तथा रिपब्लिक विश्व की प्राचीनतम रचनाओं में गिनी जाती है। ये सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के गुरु किन्हें कहा जाता है? चलिए एक नया क्वेश्चन आ गया। और दूसरा हो गया सुकरात के शिष्य किन्हें कहा जाता है? ये भी आपको हम बता दिए। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।